नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? मैं समझ रहा हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जहाँ तक आपको पता है कि आज कक्षा 10 का साइंस का पेपर हुआ था, जिसमें बहुत से विद्यार्थी बैठे भी होंगे पेपर देने के लिए, और उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है। और मैं देख रहा हूँ कि यह जो पेपर है, मैंने जो पढ़ाया वही आया। मतलब कहने का ये है, जितना तैयारी कराई गई थी बच्चों के साथ, उतना ही इस क्वेश्चन पेपर में आया है। और एकदम सटीक ही हूबहू जितनी तैयारी कराई गई थी, चाहे वो फिजिक्स के पेपर हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, और चाहे बायो के हों, सभी प्रश्न एक जैसे ही आए हैं। और मेरे जो कोचिंग के बच्चे हैं, यानी जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा करने का भी प्रयास किया है। और रिजल्ट ही बताया कौन कितना किया, लेकिन जहाँ तक अनुभव लिया गया उनसे, वो अपना शेयर जो अनुभव शेयर अपना किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं और उन्होंने अच्छा प्रश्न किया है। तो मैंने सोचा, विचार बनाया कि क्यों ना इस पेपर का आंसर शीट निकाला जाए। जो यहाँ पर हम लोग जो MCQ टाइप क्वेश्चन है साइंस में साइंस में हमारा जो MCQ जो क्वेश्चन है, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है, पहले हम उसको देखेंगे। तो मैं बारी बारी से आपके सामने पहले फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का जो 20 प्रश्न आए हैं उन्हें बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपका जो पेपर है 3 खंडों में बटा हुआ है। खंड अ में आपका, जिसे हम इसको उपभाग भी कह रहे हैं, खंड अ में आपके जो फिजिक्स क्वेश्चन दिए गए फिजिक्स के, वो भौतिक विज्ञान के वो प्रश्न हैं। और इधर खंड जो यहाँ पर दूसरा दिया गया है, अनुभाग उपभाग जो दिया गया दूसरा, उसमें केमिस्ट्री के प्रश्न दिए गए हैं, रसायन विज्ञान के। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो उपभाग नंबर 3 दिया गया है, यानी खंड अ के अंतर्गत 3 उपभाग दिए गए हैं, उपभाग 1, उपभाग 2 और उपभाग 3, यानी सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी एंड सब सेक्शन सी। अर्थात हम देख सकते हैं किस तरह से एक जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो क्यों ना चले हम लोग शुरू करें, पहले प्रश्न को देखें कि इससे पहला प्रश्न आया क्या है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा है, जिसको देख सकते हैं आप। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, यानी जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके लिए कौन से इसमें जो नियम है वो सत्य हैं। करा केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, और इनमें से सभी। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल अवतल दर्पण में सत्य होता है बात, केवल उत्तल दर्पण में सत्य होता है, केवल समतल दर्पण में सत्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, अगर हम लोग अवतल दर्पण बना रहे हैं इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1 हम अवतल दर्पण बनाएंगे इस तरह से अवतल दर्पण, तो जब हम इसको प्रकाश को इस तरह से इसकी तरफ प्रवेश कराएंगे तो हम देखते हैं इसका परावर्तन होता है, और जो मुख्य फोकस से होकर जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जहाँ तक बात उत्तल दर्पण की है, हम देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में भी। जहाँ तक बात उत्तल दर्पण की है, जैसे देखिए ये उत्तल दर्पण है आपका, ये आपका उत्तल दर्पण है। इसमें देख रहे हैं कि प्रकाश जब जा रही है ऐसे, तो इसका भी परावर्तन हो रहा है। ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया, ये अवतल के लिए अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण की बात करेंगे यहाँ पर। ये समतल दर्पण जो प्लेन होता है समतल दर्पण कहते हैं हम लोग, प्लेन टाइप। इस पर देखिए किरण जा रही है तो इस पर ही परावर्तन हो रहा है प्रकाश का। ये समतल दर्पण हमारा, ये जो है पैरेलल मिरर है, समतल दर्पण। देख रहे हैं, तो आपको देखने में ये मिला होगा कि चाहे दर्पण अवतल हो, चाहे दर्पण उत्तल हो, चाहे दर्पण समतल हो, तीनों प्रकार का परावर्तन हो रहा है। यानी कहने मतलब है जो ऑप्शन डी है वो सही है, जो ऑप्शन डी है वो सही, यानी इनमें से सभी। दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। यानी अब जो व्यक्ति जो छात्रा पहला का डी लगाए होंगे उनका सही है ऑप्शन, पहला का डी सही है, पहला का डी। यानी उत्तल, अवतल, समतल तीनों दर्पणों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन, सॉरी गलती हो गया, तीनों दर्पण प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तीनों दर्पण में होता है। ठीक, क्वेश्चन दूसरा देखा जाए। कराए किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए कई स्टूडेंट इसमें गड़बड़ाए गए होंगे। करा कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धित, क्वेश्चन नंबर 2,
आवर्धित, आवर्धित और काल्पनिक, काल्पनिक। देखिए आवर्धित मतलब होता है बड़ा, और काल्पनिक मतलब होता है कि जिसको हम लोग कल्पना करें, जिसका आभासी। तो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, आभासी बनता है? तो दर्पण की तो बात यहाँ किया नहीं है, कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। यानी वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आवर्धित यानी बड़ा भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है? तो यहाँ दिया है ऑप्शन आपका उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस, अवतल दर्पण द्वारा। तो देखिए उत्तल लेंस में आप जब पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़े होंगे, तो आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया गया होगा कि उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है 6ठा नंबर, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी भी होता है और बड़ा भी होता है। और अवतल दर्पण की जहाँ बात हो रही है, अवतल दर्पण में भी 6 प्रतिबिंब बनते हैं, और उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, जिसका जहाँ वस्तु हम लोग दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस पी के बीच में रखते हैं जब, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह भी आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पर न ऑप्शन डी सही है, न ऑप्शन ए सही है, न ऑप्शन सी सही, मतलब ऑप्शन ए और सी सही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी सही है। यानी ऑप्शन डी में दिया है ए और सी दोनों, यानी उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब आवर्धित और काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब आवर्धित और काल्पनिक बनता है। यानी दिस इज राइट आंसर ऑफ डी, यानी आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है। तो हम दूसरा में डी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। फिर आगे जहाँ तक बात करेंगे हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, वो कह रहा है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। देखिए जब यहाँ बोल दिया कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला, तो कई छात्र और छात्राएं एक गड़बड़ हो गए होंगे कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध मतलब कि चालक, अर्धचालक, अति चालक, विद्युतरोधी। तो अति चालक नहीं होगा, कई लोग कह रहे हैं अति चालक होगा। उच्च प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 3 उच्च प्रतिरोध कर रहा है, मतलब कहने का है कि जिसका प्रतिरोध उच्च हो यानी अधिक हो, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वह क्या करेगा? वह पदार्थ विद्युत रोधी होगा, यानी विद्युत को रोकेगा। यानी दिस इज राइट आंसर ऑफ डी, यानी ऑप्शन जो डी है वही सही है। ऑप्शन जो डी है आपका वो सही है। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया झट से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई होती है। तो देखिए विद्युत शक्ति की इकाई पूछ दिया आराम से, तो वोल्ट दिया है, वाट दिया है, जूल दिया है, कूलाम दिया है। क्या होता है? क्या होता है? तो देखिए विद्युत शक्ति की जो मात्रक होता है, इकाई मतलब मात्रक, तो वह किलोवाट भी होता है, किलोवाट भी होता है और वाट भी होता है। तो यहाँ दिया है वोल्ट, वाट, जूल, कूलाम। तो देखिए जो वोल्ट दिया है, जो वोल्ट है यहाँ मात्रक, वो तो विभवांतर का मात्रक होता है। जो इसमें ऑप्शन दिया वाट, वाट ही हमारा जो है वाट, वाट जो हमारा शक्ति का मात्रक है। और जूल, जूल जो है, जूल जो जूल मात्रक दिया है ये डब्लू यानी कार्य का मात्रक है। और कूलाम, कूलाम जो दिया है, कूलाम, कूलाम जो कूलाम दिया है ये मात्रक आवेश का है। तो हमसे न इसके बारे में पूछा है, न इसके बारे में पूछा, न इसके बारे में पूछा है, हमसे पूछा शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। यानी दिस इज राइट आंसर ऑफ बी, बी ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन जो बी है वो सही है। हम क्वेश्चन नंबर 4 में बी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी विद्युत केतली में, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर दिया जाए तो केतली में उत्पन्न उष्मा की मान होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए उष्मा यानी क्यू बराबर हम लोग जानते हैं सूत्र आई स्क्वायर आर टी, समीकरण में वही बना सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो धारा का मान है वो 3 गुना कर दिया जाए। क्या गुना कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसमें क्यू डैश इक्वल टू जो धारा का मान 3 गुना, तो 3 गुना मतलब 3 गुना, 3 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया। और आर तो वही है, टी वही है। समीकरण नंबर 2 ना बना के इस पर हल करेंगे तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा 3 दूनी के 9 आई स्क्वायर आर टी। देखिए समीकरण नंबर 2,
अब समीकरण 1, समीकरण 2 में, पहले समीकरण 2 में, समीकरण 1 से भाग देने पर तो देखिए समीकरण 2 में क्यू डैश बराबर है 9i² और इसका मान है q और यहाँ पर है i² कट गया। यहाँ देखिए q डैश का मान हमारा आ गया, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए q डैश का मान हो गया हमारा क्या, हो जाएगा 9q, यानी जो ये 9 गुना हो जाएगा। कै गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। यानी अगर हम लोग किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा को 3 गुना कर दें तो उसका जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी वो 9 गुना हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी सही है। जो हम क्वेश्चन नंबर 5 में सी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हम लोग सी के साथ जाएंगे, यानी कि जो सी है वो आंसर सही है, वो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। देखिए पूछ रहा है कि इस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष है, तो दूर नहीं देख पा रहा वो व्यक्ति। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि में दोष होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो ये दूर पूछ ही रहा है कि दूर देखने में असमर्थ है, यानी उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ऑप्शन जो होगा वो भी सही है, निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति होगी। देखिए एक अवतल दर्पण है इस तरह से, या किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा लेकिन वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम देखे होंगे अवतल दर्पण 6 प्रतिबिंब बनते हैं। जो प्रथम प्रतिबिंब बनाते हैं हम लोग जब, तो हम वस्तु रखते हैं अनंत पर। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका परावर्तन मुख्य फोकस से जाएगी। एक किरण हम लोग ध्रुव के पास से ले जाएंगे, जिसका परावर्तन जब कराएंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, यानी कह सकते हैं कि वस्तु कहाँ स्थित होगी, तो वस्तु स्थित होगी अनंत पर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हम डी के साथ जाएंगे, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो केमिस्ट्री का पेपर आ गया। यानी 7 क्वेश्चन जो हमारे थे वो थे हमारे किसके, फिजिक्स में थे, भौतिक विज्ञान के थे। अब आ गए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या पूछ रहा है? कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। यानी कार्बन को जब हम लोग वायु में जलाते हैं तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। जब देखिए यहाँ 2 पदार्थ हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिल क्या बना रहे हैं? CO2। यानी ये संयोजन हो रहा है इन दोनों का। कार्बन में ऑक्सीजन मिल रहा है, दोनों में संयोजन हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि संयोजन क्रिया है। यानी इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होगा, इसका जो आंसर होगा वो सही होगा ए मतलब संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो देखिए जिंक का चूर्ण है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जब प्रवाहित कराएंगे तो ये बनाएगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाएगा, और क्या बाद में निकालेगा? H2। तो H2 गैस निकलेगी। यानी कह सकते हैं कि जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर भी ए सही होगा, यानी इसका भी आंसर ए सही है। अब आइए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। अधातु बोल दिया है। अगर धातु बोलता मित्रों तो यहाँ पर हम लोग कुछ और प्रश्न का उत्तर देते, लेकिन यह अधातु बोल दिया है। तो सामान्य तापक्रम पर दाब में द्रव
के रूप में पाई जाने वाली जो अधातु है उसका नाम है ब्रोमीन। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो बी सही होगा, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हम बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए घाट से, कह रहा है कि प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह, देखिए OH दिया है, ये हम जानते हैं एल्कोहल में OH लगता है, और COOH दिया है, तो हम देखते हैं एसिटिक अम्ल में हम COOH लगाते हैं। अब कह रहा है कि कीटोन, कीटोन पूछा ही है, यही देखिए कीटोन का, यही कीटोन का, यही कीटोन का, यही कीटोन का, यही कीटोन का उत्तर होगा, यही कीटोन का उत्तर होगा। और एक और दिया है यहाँ पर CHO, ये तो एल्डिहाइड हो गया, ये तो एल्डिहाइड हो गया। हमको ये पूछा था कीटोन के लिए, तो हमारा जो इसका आंसर होगा आपका जो 11 नंबर होगा इज द राइट आंसर ऑफ द सी द राइट आंसर, यानी सी द राइट आंसर सी। हम 11 में सी के साथ जाएंगे, समझ में आया? 11 में सी साथ जाएंगे ऑटोमेटिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। करा एल्डिहाइड, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हेलो एल्केन। एल्डिहाइड मतलब CHO, एल्डिहाइड मतलब CHO, एल्काइन मतलब होता है एल्काइन CnH2n-2, और कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH, कार्बोक्सिलिक COOH, और हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब होता है CnH2n+1 और हेलोजन परिवार। इन्हीं में सूत्रों का जांच करना है। देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देखिए CHO किधर है, एल्डिहाइड में CHO देखिए किधर है, एल्डिहाइड में CHO देखिए यहाँ पर है CHO, यानी B, यानी हम लोग कह सकते हैं कि A जा रहा है किसके साथ, B के साथ जा रहा है, A जो है वो B के साथ जा रहा है, कॉमा। एल्काइन, एल्काइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसमें, कार्बन और कार्बन के बीच में, D में, यानी B जा रहा है वो D के साथ जा रहा है, B जो है D के साथ जा रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कहने मतलब COOH, COOH देखिए यहाँ पर है, जो C है वो जा रहा है A के साथ, C जो है वो एक साथ जा रहा है। और अब बच गया हमारा अंतिम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब देखिए जब C के साथ जाता तो D कहाँ जाएगा, D जाएगा हमारा C के साथ, ब्रोमीन। देखिए यह जो X है यानी हेलोजन परिवार है, यह हेलोजन परिवार है, यहाँ पर आ गया ब्रोमीन। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन जो D वाला होगा, वो जो D जा रहा है वो किसके साथ जा रहा है, हमारा C के साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, C के साथ जा रहा है, यानी योर इज द राइट आंसर ऑफ द D, यानी जो 12 का है वो D आंसर सत्य है, यानी कहने मतलब ये D जो ऑप्शन है वो सही है, D ऑप्शन सही है। अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, आइए मित्रों देखें आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कर रहा है कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है, सब जानते हैं कार्बन परमाणु संयुक्ता कितनी होती है। देखिए ये कार्बन है, इसने अष्टक बनाने के लिए चार लोगों से क्रिया किया है, यानी 4 तत्वों से क्रिया किया, इसलिए संयुक्ता इसकी होगी 4, यानी कह सकते हैं 13 का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर इज द राइट आंसर ऑफ द 3, यानी 3 मतलब C, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन C होगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 14 नंबर देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर में आ गया आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में कह रहा है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो ऑप्शन दिया है उजनन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण। तो हम कह सकते हैं देखिए हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करना है यानी उत्सर्जन कराना है, यानी 14 का जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। देखिए जब प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा का अवशोषण कर अवशोषित होता है, बस सही, यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी बात सही है।
कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी बात सही है, लेकिन ग्लूकोज का पारविक अम्ल में विखंडन नहीं होता है। यानी 15 का जो डी है, डी इज द राइट आंसर। यानी 15 में हम जाएंगे मित्रों, तो यहाँ हो गया डी, डी ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 15 का डी हो गया, 15 का डी सही है, 15 का डी सही है, 15 का डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का जो सिद्धांत होता है उसे चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। यानी ए इज द राइट आंसर, 16 का ए इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। देखिए ये तो बहुत आसान प्रश्न दे दिया, एकदम बिल्कुल धुआं धुआं प्रश्न है। 17 नंबर का रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो हम जानते हैं मटर पर, किस पर, मटर किया था। देखिए इसमें डी, डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी पुष्प की बात हो रही है, तो पपीता ही एक ऐसा पौधा होता है जिसका पुष्प जो होता है वो एक लिंगी होता है। यानी ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, 18 का आंसर ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। यहाँ जो मादा होती है उसके जनन तंत्र में कौन, जो कॉपर टी है वो कहाँ लगाया जाता है, अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या योनि में। तो मित्रों देखिए जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें हम जो कॉपर टी का प्रयोग डॉक्टर करते हैं लगाने के लिए, वो योनि में लगाते हैं। यानी 19 का डी सही है, यानी कह सकते हैं हम लोग वैजिना, वैजिना मतलब योनि, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 19 का डी इज द राइट आंसर। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम बहुविकल्पी यानी MCQ का क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो अंतिम क्वेश्चन। ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए बार बार जो प्रश्न आते हैं, देखते होंगे बच्चे भी देखते होंगे, जब बार बार प्रश्न परीक्षा में आता है ना, पूछता है उसमें कि कौन सा कथन सत्य है, या उलट दिया एग्जामिनर, आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे, उलट करा कौन नहीं है, तो करा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये बिल्कुल सही है। यह प्रक्रम सामान्य इष्ट में होता है, ये भी सही है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 और इथेनॉल में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। लेकिन यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी डी इज द राइट आंसर, डी इज द क्वेश्चन नंबर 20 का डी इज द राइट आंसर। मित्रों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने किस प्रकार से विज्ञान कक्षा 10 में तीनों खंड, खंड अ, खंड ब, खंड स में 7-7 और 8-8 क्वेश्चन बहुविकल्पी को हल कर दिए। अभी थोड़ी देर बाद में आपको इनके जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उन्हें भी हल कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।